नियो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच बड़ा सरल सा है। और हमने फिर कहा कि चूंकि हम जो चीज़ें विश्वविद्यालय में आजकल चर्चा में होती हैं, पढ़ाई जाती हैं, उसको देख लेना एक बार। प्रभाव इसका फर्क पड़ता है, भले सिलेबस में लिखा हो ना लिखा हो। अगर हम ये कहते हैं कि न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, नव संस्थात्मक उपागम, तो न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का मतलब क्या है कि नया है। इसका मतलब परंपरागत रूप में कुछ और इंस्टीट्यूशन था। भाई नया है, इसका मतलब है कि ये न्यू इंस्टीट्यूशनल कैसे कहलाता है। इसका सिंपल सा मतलब आपको बता दें कि ये न्यू इंस्टीट्यूशनल कैसे कहलाता है। नव संस्थात्मक उपागम, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, नव संस्थात्मक। अब इसका सीधा सा मतलब है कि अगर हम आपको याद दिला दें, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो परंपरागत अप्रोच आपने पढ़ा है, जो परंपरागत उपागम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का था, परंपरागत उपागम में संस्था की बात की जाती थी, यहाँ भी इंस्टीट्यूशन की बात की जाती थी, लेकिन यहाँ किसकी बात की जा रही? नव संस्था की बात। क्योंकि परंपरागत उपागम में हम संस्थाओं को कैसे समझते थे? संविधान के माध्यम से, विधि के माध्यम से। और दूसरा, परंपरागत रूप में हम संस्थाओं को कैसे समझते थे? वैधानिक रूप में, लीगल रूप में, लीगल रूप में मूल्यों के द्वारा। लेकिन ये बात आप देखेंगे कि जब से सिस्टम अप्रोच आया, प्रकार्यवाद आया, पॉलिटिकल इकोनॉमी आई, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी आई, तब से संस्थाओं का महत्व हमने पीछे ही कर दिया। अब बिना संस्था के अध्ययन किए, जब संस्था मतलब है ब्यूरोक्रेसी, संस्था का मतलब विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका नहीं है। संस्था का मतलब है यहाँ बिल्कुल वो संस्थाएं नहीं है जिनका कि संविधान में उल्लेख है, क्योंकि उनका अध्ययन तो पहले किया ही जा चुका था। हमें वो संस्थाओं का अध्ययन करना था जो संविधान में नहीं, जो व्यवहार में काम करती हैं। जैसे कि नौकरशाही हो गई, जैसे कि नेतृत्व हो गया, या अगर किसी परंपरागत संस्था को भी हमें अध्ययन करना है तो हम संविधान और विधि के द्वारा अध्ययन नहीं करेंगे। तो ये नव संस्थावाद क्या है कि जब हम संस्थाओं का अध्ययन नवीन परिप्रेक्ष्य में करें, तो ये नवीन परिप्रेक्ष्य क्या है? संस्थाओं का अध्ययन नवीन परिप्रेक्ष्य में करें, तो नवीन परिप्रेक्ष्य क्या है? नवीन परिप्रेक्ष्य हमारे है कि हम संस्थाओं का अध्ययन करते हैं तार्किक चयन के सिद्धांत के अनुसार, रेशनल चॉइस थ्योरी के अनुसार। हम संस्थाओं का अध्ययन कैसे करेंगे? कल्चर के अनुसार, संरचना के अनुसार। तो आप देखेंगे हम संस्थाओं का अध्ययन कैसे करेंगे? सांस्कृतिक मूल्यों के अनुसार और संरचनाओं के अनुसार। ये हो जाता है नव संस्थात्मक अप्रोच। यानी एक बात याद रखिए, आज तो कहा भी आता है इंस्टीट्यूशन की फिर से आवश्यकता है, क्योंकि व्यवहारवाद आया, व्यवस्था उपागम आया, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी आई, पॉलिटिकल इकोनॉमी आई, और कहा जाता है कि हमने संस्थाओं को छोड़ ही दिया। भाई संस्थाओं का अध्ययन करना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण तो ही है। बिना इंस्टीट्यूशन के अध्ययन किए हम पॉलिटिक्स कैसे समझ पाएंगे? क्योंकि पॉलिटिकल इकोनॉमी में तो वो सारी चीज़ें अध्ययन करने लगे जो इकोनॉमिस्ट खुद ही अध्ययन करते हैं। तो अगर पॉलिटिकल साइंस की कुछ बेसिक चीज़ें हैं तो आखिर में हम न्यायपालिका को क्यों छोड़ दें? पॉलिटिकल पार्टी को अध्ययन तो करें ही, ब्यूरोक्रेसी को अध्ययन करें, बाकी राष्ट्र निर्माण या नेशन बिल्डिंग कैसे होता है इसका अध्ययन करें, लेकिन कॉन्टेक्स्ट नया होना चाहिए। इसे संस्था तो है, लेकिन नौ क्यों है? नौ दो मायने में है, क्योंकि हम संविधान विधि के द्वारा हम नहीं समझना चाहते इनको। हम समझना चाहते हैं तार्किक चयन के सिद्धांत से, हम समझना चाहते हैं सांस्कृतिक मूल्यों के हिसाब से, और हम समझना चाहते हैं संरचनाओं के हिसाब से। अगर हम तार्किक चयन की बात करें, रेशनल चॉइस थ्योरी, रेशनल चॉइस थ्योरी का बड़ा सिंपल सा मतलब है, जैसे मैंकर ओल्सन जैसे लोग इस बात को प्रतिपादक हैं। रेशनल चॉइस, तार्किक चयन के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मैंकर ओल्सन।
और अगर सही मायने में देखें न्यू संस्थावाद के मूल प्रतिपादक कौन है, तो उनका नाम है जेम्स सी मार्च और ओल्सन, जिन्होंने एक अपने जेम्स सी मार्च और ओल्सन ने जिन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है न्यू इंस्टीट्यूशनिज्म डैश ऑर्गेनाइजेशनल बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स। न्यू इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन बेसिस ऑफ पॉलिटिक्स, ये किताब लिखी गई नवसंस्थावाद के द्वारा। तो ये जेम्स मार्च और ओल्सन के प्रतिपादक हैं। आप कहेंगे तार्किक चयन के सिद्धांत का मतलब क्या है? आपको हम याद दिला दें, तार्किक चयन के सिद्धांत का सीधा सा मतलब है, पहला तो ये भी बता दें कि जो तार्किक चयन के सिद्धांत करने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं अर्थशास्त्री किस्म के लोग हैं, अर्थशास्त्र से प्रभावित है, और फिर आप देखेंगे कि अर्थशास्त्र की मदद से वो राजनीतिक संस्थाओं को समझना चाहते हैं। आप कहेंगे कैसे? तो देखिए, अगर मानव का व्यवहार देखा जाए, आप कहेंगे मानव का व्यवहार है तो उदारवादी भी दिखते थे, वो व्यवहारवादी भी दिखते थे, लेकिन आपको याद दिला दें मानव का वो व्यवहार हम नहीं देखेंगे जो व्यवहारवादी देखते थे, क्योंकि व्यवहारवादी तो नापने जोखने की बात करते थे, वोटिंग व्यवहार की बात करते थे। हमें वोटिंग व्यवहार की बात नहीं देखनी है, हमें मतदान व्यवहार की बात नहीं करनी है, हमें तो वैसा व्यवहार देखना है जैसा इकोनॉमिस्ट मानते हैं और अर्थशास्त्री सीधा मानते हैं व्यक्ति का व्यवहार बड़ा तार्किक होता है। और व्यक्ति का व्यवहार तार्किक होता है इसका मतलब क्या है? हर व्यक्ति अपने लाभ के लिए काम करता है। यानी इकोनॉमिस्ट की बात माने तो हर व्यक्ति के काम में मूल रूप में क्या होता है? इंसेंटिव। इसलिए आजकल की कंपनियां जो जो कंपनी है वो क्या देती है, प्राइवेट कंपनी क्या करती है, वो काम फिक्स नहीं करती, काम फिक्स कर दे, पेमेंट फिक्स नहीं, भाई इतना पेमेंट फिक्स है लेकिन इतना काम करोगे इसके ऊपर ये इंसेंटिव मिलेगा, तो काम करने का मोटिवेशन रहेगा, क्योंकि व्यक्ति का व्यवहार है कि वो हमेशा अपने फायदे को बढ़ाना चाहता है। ये उसका व्यवहार है, बाकी कोई नहीं, ऐसा नहीं कोई समाज सेवा के लिए काम करता है। ऐसा मैं ये नहीं कहता हूँ कि ऐसा नहीं होता, मेरा कहना है कि तार्किक चयन के सिद्धांतकार वाले लोग इस बात को नहीं मानते। और ये तो आप जानते हैं दुनिया में कोई सिद्धांत परफेक्ट आज तक हुआ नहीं, इसलिए जब हम किसी विचार को बता रहे हैं तो हमारा बिल्कुल ये कहना नहीं कि वही सिद्धांत एक मात्र है, लेकिन जब हमें बताना पड़ता है तो भाई उसको हमें कुछ ना कुछ एग्जाम्पल देना पड़ेगा, उसके पक्ष में बोलना पड़ता है। तो तार्किक चयन का सीधा सा मतलब है, अगर हर व्यक्ति अपने फायदे की बात करता है, हर व्यक्ति अपने लाभ की बात करता है, तो हम किसी सेवा में क्यों जाना चाहते हैं? समाज की सेवा के लिए नहीं, अपने फायदे के लिए। इसलिए अगर नौकरशाही को समझा जाए, अगर हमारे यहाँ सिविल सेवकों को समझना हो तो हम कैसे समझें? उनके सर्विस रूल्स के हिसाब से, संविधान के हिसाब से नहीं। ओल्सन जैसे लोगों ने कहा तार्किक चयन का सिद्धांत क्या है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने लाभ को बढ़ाना चाहेगा, अपने फायदे को आय करना चाहेगा, इसलिए अगर नौकरशाही को भी समझना है तो यही तरीका अपनाइए। इसलिए कोई आईएएस क्यों बनना चाहता है? अपने फायदे को बढ़ाने के लिए, अपने फायदे को बढ़ाने के लिए, न कि समाज की सेवा के लिए। यह है तार्किक चयन सिद्धांत। इसका मतलब क्या हुआ? इन लोगों ने भी संस्था को समझा, संस्था क्या है? नौकरशाही। लेकिन संस्था को समझने के लिए सहारा किसका लिया? तार्किक चयन सिद्धांत का, संविधान का नहीं, विधि का नहीं। इसलिए इसे कहा गया नव संस्थावाद। फिर दूसरे दूसरे लोगों ने क्या किया? इन्होंने भी संस्था को समझने के लिए कल्चरल, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखा। सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य मतलब है जैसे लोगों की सोच है, जैसे लोगों के विचार है। यानी अगर आप ये देखना चाहते हैं कि न्यायपालिका भारत में कैसे काम कर रही है, भारत में पुलिस कैसे काम कर रही है, तो ये भी तो हमें देखना पड़ेगा लोगों की सोच कैसी है। पुलिस के काम करने के लिए आपको ये देखने की आवश्यकता नहीं है कि पुलिस के काम क्या है, संविधान में क्या लिखा गया है, विधि में क्या लिखा गया है, वो सब देखने की आवश्यकता नहीं है। लोगों के अंडरस्टैंडिंग कल्चर एंड वैल्यूज़, इन लोगों के समाज के मूल्य क्या है, उनकी मान्यता क्या है। क्योंकि आप देखेंगे स्विट्जरलैंड में वही लोकतंत्र बड़े प्रभावी रूप में काम करता है, बाकी जगहों पे वो लोकतंत्र प्रभावी रूप में काम नहीं करता। इंग्लैंड की पार्लियामेंट में ऐसा क्या हुआ जो कि आज तक कभी हंगामा हुआ ही नहीं, और हमारी पार्लियामेंट में हमेशा हंगामा होता है। तो हमें पार्लियामेंट को समझने के लिए केवल विधि, संविधान की आवश्यकता है, या लोगों के मूल्य और दृष्टिकोण को भी समझने की आवश्यकता है। इसी क्या कहा जाता है? इसे नव संस्थावाद के 3 रूप हैं, एक तार्किक चयनवादी, दूसरा सांस्कृतिक नव संस्थावाद, और तीसरा स्ट्रक्चरल न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म। स्ट्रक्चरल न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म
तो इनका कहना है, इसलिए इनका कहना है कि जब तक आप कल्चर को नहीं देखेंगे तब तक आप संस्था को नहीं समझ पाएंगे। हो सकता है कि किसी स्वीडन में ओम्बुड्समैन लोकपाल बहुत अच्छा काम करता हो, हमारे लोकपाल का पता ही नहीं चलता। तो लोगों का कल्चर देखिए, लोगों का व्यवहार देखिए। अगर लोगों का व्यवहार ही बिल्कुल भ्रष्टाचार वाला है तो फिर कोई भी संस्था बना दीजिए, उसको भ्रष्टाचार वाला तंत्र यहाँ जुगाड़ कर लेंगे लोग। तो ये कल्चरल है। और तीसरी बात है संरचनात्मक। ये संस्था का अध्ययन करते हैं और संस्था की संरचनाओं की बात करते हैं। इसके प्रतिपादक हैं थियोडोर स्कोपोल। थियोडोर स्कोपोल ने जो बात कही है, उन्होंने कहा कि देखिए संरचनाओं का महत्व क्यों होता है। यानी ये सब नव संस्था की बात करते हैं। इसका मतलब है कहीं न कहीं इंस्टीट्यूशन को माना इन लोगों ने, लेकिन इंस्टीट्यूशन के समझने का तरीका बदल दिया। तो थियोडोर स्कोपोल ने एक बड़ी अच्छी बात कही। थियोडोर स्कोपोल ने कहा, यानी एक है तार्किक चयन और सांस्कृतिक का मतलब है, अगर हमें संसद को समझना है, ये तार्किक चयन वाले किसको समझना चाहते हैं? नौकरशाही को। ये किसी का भी एग्जाम्पल ले लें। अगर मान लीजिए हमें संसद को समझना है, तो संसद को समझने के लिए हमें आम जनता के मूल्य और विचार को समझना है। तब हम समझ पाएंगे कि संसद कैसे काम कर रही है। अगर हम ये देखना है कि हमारे यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति चाहे मर्डर करने वाला हो, भ्रष्टाचार करने, वो भी चुनाव जीत जाता है, तो हम ये कैसे कह लें कि जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ है? यानी हमारे चुनाव में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा नहीं है, बल्कि और भी कुछ मुद्दे हैं। तो जब जनता की राय ऐसी है, आम जनता की राय ऐसी है, तो फिर संस्थाएं वैसे ही काम करेंगे। और तीसरी बात क्या है? संरचना का मतलब है, जो थियोडोर स्कोपोल ने बात की, थियोडोर स्कोपोल ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि उन्होंने 90 के आसपास चाइना, सोवियत संघ का तुलनात्मक अध्ययन किया और देखा कि ऐसा क्या था कि 91 में सोवियत संघ के खिलाफ लोगों का क्रांति हो गई, साम्यवाद विघटित हो गया। उसी समय चाइना में भी तियानमेन स्क्वायर पे छात्र जुटे थे। चाइना में भी प्रयास किया गया कि साम्यवादी व्यवस्था को तहस-नहस कर दिया जाए, साम्यवादी व्यवस्था का विध्वंस कर दिया जाए, लेकिन चाइना में बात नहीं हो पाई। चाइना में ऐसा नहीं हो पाया, सोवियत संघ में ऐसा हो गया। कारण, स्कोपोल ने कहा, क्योंकि चीन में राज्य की संरचनाएं महत्वपूर्ण थी। जो सरकार की शक्तियां थी वो निर्णायक थी, और सरकार की निर्णायक शक्तियों के कारण यहाँ पे क्रांति नहीं हो पाई, यहाँ पे व्यवस्था को नहीं बदला जा पाया। इसे कहते हैं नव संस्थावाद। इन लोगों ने संस्थाओं को देखा। यानी कुल मिलाकर कहिए कि नव संस्थावाद व्यवहारवाद और संस्थावाद का मिला जुला रूप है, बीच का रास्ता है। क्योंकि व्यवहारवादियों ने केवल व्यक्ति की बात करनी शुरू कर दी। दूसरी बात है, बाकी व्यवस्था और संरचना वालों ने संरचना को महत्व दिया ही नहीं, केवल परिवेश को दिया महत्व, प्रकार को महत्व दिया, परिवेश को महत्व दिया। अब जरा सोच के देखिए, परंपरागत अप्रोच के बाद तो संस्थाओं की बात करने वाला कोई तैयार ही नहीं था पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में, पॉलिटिकल इकोनॉमी में। इसलिए ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम संस्थाओं को फिर से देखेंगे, लेकिन संस्थाओं के देखने का नज़रिया दूसरा प्रयोग कर दिया। नज़रिया दूसरा प्रयोग कर दिया। वो कैसा है? किसी ने संरचना के माध्यम से, किसी ने कल्चर के माध्यम से, और किसी ने रेशनल चॉइस थ्योरी के माध्यम से संरचनाओं को देखा। इन तीनों में रेशनल चॉइस थ्योरी का महत्व बहुत ज़्यादा आता है। रेशनल चॉइस थ्योरी का महत्व बहुत ज़्यादा आता है। इसे ही कहते हैं नव संस्थावाद। यानी संस्थाओं को देखिए, कार्यप्रणाली को देखिए, लेकिन तरीका व्यवहारवादी अपनाइए, ऑब्जेक्टिव अपनाइए। इसी के साथ हमारे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से सारे अप्रोचेस समाप्त हो गए।